स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई पॉडकास्ट में। हमारे साथ एक नए गेस्ट जुड़े हैं जो एक राजनीतिक विचारक हैं। उनके साथ हम कई सारी बातें डिस्कस करेंगे, वो अपने विचार रखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे के बारे में। 2 यात्री गाड़ियाँ थी और एक मालगाड़ी थी। हेड ऑन कोलिजन नहीं हुआ, डिरेलमेंट हुआ। हम लोग उसका एक वीडियो लगा देंगे। अभी तक खबर के हिसाब से 250 लोगों की मृत्यु हुई है और 900-1000 के आसपास लोग घायल हुए हैं। एक रफ़ आइडिया है, अभी इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। तो सबसे पहले तो उन लोगों को हमारी संवेदना है। और सबसे पहला सवाल, इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स हो रही है, अपोजिशन क्या कह रहा है, लेकिन सबसे सही सवाल, समझने वाला सवाल ये है कि जो सरकार एंटी कोलिजन सिस्टम लाई थी कवच, उसको लेके जनता के भी सवाल हैं और अपोजिशन भी लगातार अटैक कर रहा है। तो उस पर क्या कहना है? तो जो पहला बात समझने की ये है कि मैंने बहुत सारे देखे हैंडल्स में, पत्रकार बड़े बड़े थे बट उन्होंने ट्वीट करके रखा हुआ कि कवच कहाँ गया। तो पहला बात तो ये कि सारे, चूँकि देश बहुत बड़ा है, आई थिंक 70,000 किलोमीटर का पूरा अपना रेल फैला हुआ है, तो सब पे लगा नहीं है, ठीक है। अभी इसमें लगने में इट विल टेक टाइम। इसके अलावा पहला बात, अगर वहाँ पे होता भी कवच तो भी काम नहीं करता, क्योंकि पटरी से उतरा है, सामने से नहीं आया है। तो मे बी एक ट्रेन बचता, बाकी जो एक मालगाड़ी और एक वो ट्रेन था वो तो वैसे भी जाता। तो पूरी इसमें कवच से सेफ्टी होता नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात तो ये है कि वहाँ पे लगा ही नहीं था। और तीसरी बात ये है कि अगर टाइम पे अगर टाइम या अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है और अगर कोई वो था तो कवच उसमें कुछ नहीं कर पाता। अगर किसी ने जानबूझ के पटरी वगैरह काटा है तो कवच उसमें भी काम नहीं करता। तो इसलिए ये तीनों में कवच का मुझे लगता नहीं कि उतना ज़्यादा यहाँ पे रोल होता। तो कहीं ना कहीं कह रहे हो कि इसमें बाहर से भी कुछ अराजक तत्वों का हाथ हो सकता है। हाँ, इसमें जो भी रिपोर्ट आई है प्राइमा फेसी, उसमें भी ऐसा कुछ आया है, ठीक है। दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, क्योंकि एक किस्सा आता है कि जब ऐसे रेल हादसे होते हैं तो हमारे कई पहले भी राजनेता रहे हैं जिन्होंने इस मतलब रेल हादसों के बाद रिज़ाइन कर दिया। उसमें सबसे जो फेमस नाम है वो लाल बहादुर शास्त्री जी का है। तो अभी अपोजिशन ये मांग कर रहा है कि क्या हमारे जो अभी रेल मंत्री हैं अश्विनी जी, उनको रिज़ाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस पे हमारे राजनीतिक विचारक कुछ कहेंगे। सबसे पहले तो मुझे आमंत्रित करने के लिए आप लोग का धन्यवाद। यह विषय बहुत ही संवेदनशील है कि उन्हें रिजाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरे समझ से अभी यह प्रश्न पूछने का सही समय नहीं है, क्योंकि कल ही यह घटना हुई है। इतने ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 250 लोग लगभग मारे गए जैसा कि आप बता रहे हैं, और 1000 से अधिक लोग घायल हो गए और ये संख्या अभी बढ़ ही रही है। ऐसे सिचुएशन में पहले तो जिनकी क्षति हुई है उनको बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात कि हमें उस व्यक्ति की क्वालिफ़िकेशन भी देखनी चाहिए। जो हमारे रेल मंत्री हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड आदमी हैं, और एक गलती के आधार पे, मतलब गलती हालांकि बड़ी है ऐसी नहीं है, लेकिन एक गलती के आधार पे तुरंत रिजाइन मांग देना, और वो भी इतने कम अंतराल में, यह नैतिक तौर पर मुझे सही नहीं लगता है। लेकिन सरकार की तरफ से भी कुछ गलती की, मतलब कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और लोगों को ऐसा भरोसा देना चाहिए कि इसकी पूरी जांच होगी और आगे ऐसी घटना न हो। मेरे समझ से यही। और कहीं ना कहीं अभी 24 घंटे से कम हुए हैं इस घटना के हुए, ये बोलना सही नहीं होगा, परंतु पिछली घटनाओं में ऐसा देखा गया है कि राजनीतिक शोक, जैसा कि तुमने बताया, की घोषणा की थी सरकार ने, तो इसमें अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिन में ऐसी घोषणा की जाए। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सरकार द्वारा ऐसे में रिलीफ क्या दिया जा रहा है, क्या क्या उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए, जिनकी मृत्यु हुई, जो घायल हैं, उनको क्या क्या रिलीफ मिल रहा है उसके बारे में। तो पहला बात तो कि आई थिंक जब हादसा हुआ था उसके
12 घंटे के अंदर अश्विनी जी खुद वहाँ पे मौजूद थे, गए थे देखने के लिए। तो और उस पर भी था कि वो सीएम भी थे, वो भी थे। तो और उसके बाद फिर आई थिंक अभी पीएम भी गए हैं, उन्होंने भी दौरा किया और उन्होंने अस्पताल में भी जो घायल थे और जो मृतक हैं उनके परिवार से जो भी वहाँ पे थे मोरल सपोर्ट, हाँ, वो भी दिया है। तो ये नहीं कहना कि सरकार गायब है सीन से, वो थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगा। दूसरी बात, जो स्टेट 3 तरह से जो रिलीफ है वो मिलेगा जनता को। पहला तो पीएम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से मिलेगा, जो कि है 2 लाख राशि जो मर चुके हैं और जिनको चोटें आई हैं, घायल हैं, उनको 50,000। इसके अलावा जो रेल मंत्रालय दे रहा है, उन्होंने ट्वीट करके अश्विनी वैष्णव जी ने दिया है ये सूचना, 10 लाख जो मृतक हैं जिनको ग्रीवियस इंजरी हुआ है उनके लिए आई थिंक 2 लाख है, और जो 50,000 है जो माइनर इंजरीज है या फिर इंजरीज है। इसके अलावा जो स्टेट्स के लोग मरे होंगे, जैसे ममता बनर्जी ने किया, आगे आई थिंक सारे स्टेट जहाँ के लोग मरे हैं स्टेट भी कुछ देगा। तो ये अच्छा है कि सारे सरकार एक ब्लेम गेम की जगह पे दे रहे हैं कि जो रिलीफ मिलना चाहिए वो अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिल रहा है। ओवरऑल जनता को ये नहीं लगना चाहिए कि सरकार हमारे प्रति उदासीन है, मतलब हमारे लिए कुछ सोच नहीं रही है, ऐसी भावना जनता में नहीं आनी चाहिए। इसी बीच एक अनपॉपुलर ओपिनियन जो कहना चाहिए, एक कहीं ना कहीं एक एजेंडा ये भी चल रहा है, ऐसी सुनने में आया है कि ये जितनी भी घटनाएं होती हैं ये हो सकता है किसी मंशा के, किसी इसके पीछे कोई मंशा हो लोगों की, तो ये कहीं ना कहीं कराया जाता हो। इसके लिए एक डाटा ये देखा जाता है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उस समय सुरेश प्रभु रेल मंत्री थे और वो ये रेल मंत्रालय के नवीनीकरण और प्राइवेटाइजेशन के सपोर्ट में थे। उस समय भी उनके जो 3 साल का कार्यकाल था, शायद से 207, हाँ, तो उसमें 207 ऐसी छोटी बड़ी रेल घटनाएं हुई। उसके बाद पीयूष गोयल जी रेल मंत्री बने, वो इस मामले में बड़े उदासीन थे, तो उसमें इन घटनाओं में कमी आई। अब जब ये अश्विनी जी जो रेल मंत्री अभी हैं इस समय, वो भी प्राइवेटाइजेशन और रेल मंत्रालय के नवीनीकरण को लेके उसके सपोर्ट में है, तो इस समय भी ऐसी घटनाएं होना, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस डाटा को देख के और ऐसा बताया जा रहा है, विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सारे मंत्रालय में वैसे भ्रष्टाचार है, लेकिन रेल मंत्रालय में कुछ ज़्यादा ही भ्रष्टाचार है। तो आज के अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं। पिछले गत महीने में एक चुनाव राज्य में होता है कर्नाटक। इसमें मैं बताता हूँ कि 224 सीटें थी, चुनाव हुआ। देश का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी जी, पीएम हमारे, उन्होंने 19 रैलियाँ की, 6 रोड शो किए। बीजेपी बजरंगबली वाला मुद्दा भी उठा, उसके बावजूद कांग्रेस ने बीजेपी को क्लीन स्वीप कर दिया कर्नाटक में। आंकड़े कुछ इस तरह से थे कि 224 सीटें थी, उसमें 135 सीटें कांग्रेस की, 66 बीजेपी, 19 जेडीएस की जो कांग्रेस की अलायंस थी, और 4 अदर्स की थी। अलायंस कहना सही नहीं, पहले था, अब वो है, पहले चुनाव के साथ ही लड़े। तो ऐसा क्या मिरेकल किया है कांग्रेस ने कि उसने बीजेपी को एक तरफा साफ कर दिया। प्रश्न के लिए धन्यवाद। आपने एक शब्द का उपयोग किया, मिराकल। मुझे प्रश्न के लिए धन्यवाद। आपने एक शब्द का उपयोग किया, मिराकल। मेरे समझ से ये शब्द उतना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जिस बात को हम मिराकल कहते हैं, दरअसल उसके पीछे की हम मेहनत को नहीं देख पाते हैं। ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं है कि कांग्रेस की जीत मिराकल थी, क्योंकि मैंने इस चुनाव को बहुत करीब से देखा है, मतलब कि करीब पूरे शुरू फॉलो किया है शुरू से, मतलब कि इस पर हर न्यूज़ पे, हर घटनाओं पे मैंने देखा है।
कांग्रेस ने इसके लिए पूरी मेहनत तो की थी, और दूसरी बात कि ये आज से नहीं, मतलब कि 2-3 सालों से ऐसा हो रहा था। अब जैसे कि आपको मतलब बता दूं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसी समय में उस जीत की वाइब्स नज़र आनी शुरू हो गई थी, और जब वाइब्स एक बार आ जाती है तो फिर कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होता है। जब भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक से गुजरी थी, लगभग 91 विधानसभा क्षेत्र को कवर किया, और उसमें से 2/3 सीट कांग्रेस ने आराम से जीत ली। तो एक तो मतलब कि हाँ, भारत जोड़ो बहुत असर रहा। तो ये एक मिराकल नहीं था, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल की गई थी और लगभग 150 दिनों में की गई थी। तो इसे हम मेहनत कहेंगे, मिराकल नहीं कहेंगे। दूसरी बात कि जो सब मतलब कि जो फैक्टर और सब राज्य में कांग्रेस के विरुद्ध जाती थी, वही फैक्टर इस राज्य में बीजेपी के अगेंस्ट चली गई, जैसे कि यूनिटी का न होना और आपसी लड़ाई, आपसी कलह, यही सब बातें मतलब कि बिल्कुल अपोजिट हो रहा था। बाकी सब राज्य में कांग्रेस से हट के नेता जो बीजेपी में जा रहे थे, वहाँ पहले से जीत की वाइब्स नज़र आने लगी थी। आप शुरू से देखेंगे कि सारे नेता बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे थे, यानी कि जीत की वाइब्स, मैं जो बार बार वाइब्स बोल रहा हूँ कि वाइब्स शुरू से ही वो आ रही थी जीत की। तो ये भी एक मिराकल तो एक दिन में होता है, वो पिछले इतने मतलब कि वाइब्स हम मेहनत, ये इसे मिराकल लास्ट डे रिजल्ट हालांकि कुछ ज़्यादा ही वो मतलब कि वो इतना उन्होंने भी नहीं सोचा था कि मेजोरिटी आसपास आ जाएंगे, लेकिन 135 सीट मतलब क्लीन स्वीप, ये थोड़ा सा मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिजल्ट आ गया। और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिस पर मतलब कि मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसे कि कांग्रेस ने इस बार बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई, बड़े बड़े घोषणाओं को न करके उनको एक समरी के रूप में दिया ताकि जनता डायरेक्ट उससे कोरिलेट कर सके। एडवर्टीजमेंट का तरीका मतलब बिल्कुल भी जो बातें पहले बीजेपी करती थी उसको कांग्रेस ने और मतलब कि अच्छे एक नेक्स्ट लेवल पे ले गया उसको, और बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन भी बहुत अच्छा रहा। हालांकि इसके पीछे हाथ एक सुनील कानूगोलू करके हैं, जो कि मतलब चुनाव को, जैसे कि प्रशांत किशोर चुनाव को मैनेज करते हैं, वैसे ही वो भी चुनाव को मैनेज करते हैं। तो मतलब उनका भी हाथ माना जाता है कि उनको टीम में शामिल किया गया। तो उन्होंने बहुत पे सीएम कैंपेन चला था। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपनी पूरे वो ब्रह्मास्त्र वगैरह छोड़ दिए एक तरह से कि मुझे गाली दी जाती है, तो उसने तुरंत उसको कन्वर्ट कर दिया क्राई पीएम। तो मतलब पहले जवाब क्या होता था कि कांग्रेस बीजेपी के जाल में फंस जाती थी, वो जैसे ही बजरंगबली में भी मतलब आराम से फंस सकती थी कांग्रेस, लेकिन इस बार उसने बहुत अच्छे तरीके से इसको टैकल किया। और दूसरी बात यह भी हम समझ सकते हैं कि जो नॉर्थ के मुद्दे हैं वो साउथ में अभी उतना नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि ये सारे मुद्दे अगर मुझे लगता है कि अगर नॉर्थ में ऐसा बात आता तो आराम से मतलब कि बीजेपी जीत जाती, लेकिन कर्नाटक में ये नहीं चल पाया। और पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने बीजेपी के चाल से ही बीजेपी को मात दी। ये थोड़ी सी बारीक बात है, क्योंकि बजरंगबली का मुद्दा जान करके बीजेपी को दिया गया। कांग्रेस चाहते, हाँ माना जाए तो, क्योंकि चाहती तो इससे बच भी सकती थी, लेकिन इसको मैनिफेस्टो में लाने के पीछे बहुत ही सोची समझी चाल थी। क्योंकि देखो उसने क्या कहा कि हम पीएफआई पर बैन लगाएंगे और साथ ही साथ बजरंगबली पर बैन लगाएंगे। पहली बात यह है कि हाँ पीएफआई पर बैन ये नहीं कहा कि तुम्हें बैन लगाएंगे, उन्होंने कहा कि जैसे असामाजिक तत्व बजरंग दल, उन्होंने इंडायरेक्टली कहा था कि बैन तो पहले से था, हाँ हम बजरंग दल पे हम बैन लगाएंगे, हाँ अगर वो कुछ ऐसा करते हैं तो। दूसरी बात कि ये वो बजरंग दल पे बैन लगा ही नहीं सकते, ये सेंटर के लिस्ट में आता है, मतलब कि वो जो लिस्ट होते हैं सब्जेक्ट्स, ये सेंटर के अंतर्गत आता है। इस पर सेंटर ही कुछ कर सकती है, स्टेट कुछ कर ही नहीं सकती। और बीजेपी ने समझा कि ये हमारा मुद्दा है, उन्होंने ये लेकर उछल गए। इससे क्या हुआ कि जनता, हिंदू तो एक तरफ नहीं आ पाए, लेकिन मुस्लिम वोट जो जेडीएस में जाने वाले थे वो कंसोलिडेट हो गए और वो सारे के सारे मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ आ गए। तो ये बहुत ही मतलब रिस्की, भले ही रिस्की मतलब कि कदम था, लेकिन बहुत ही एक मास्टर स्ट्रोक बोल सकते हैं इसे। इसने पूरे मतलब कि लगभग 6% 7% का जो गैप आया है, इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और दूसरी बात कि एडवर्टीजमेंट में जैसे कि इतने मतलब कि क्या क्या कहा गया, एक है गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें कि बताया गया कि 2000 पर मंथ फॉर वुमेन। तो औरतों ने इससे मतलब कि तुरंत वो लेडीज़ लोग इससे कोरिलेट कर पाए। दूसरा है गृह ज्योति में 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी। आजकल फ्री का तो ये चलन है, तो
एक मतलब कांग्रेस ने भी एक फ्री कार्ड खेल दिया। अन्न भाग्य जिसमें कि 10 किलोग्राम राइस पर पर्सन पर मंथ था। तो इसमें एक कंफर्म नहीं है कि बीपीएल के लिए था कि किसके लिए, ये देखना पड़ेगा। बीपीएल के लिए था, हाँ बीपीएल के लिए लागू किया है बीपीएल के लिए। अगर बीपीएल के लिए था तो अच्छी बात है। ये दूसरा है युवा निधि जिसमें कि ग्रेजुएट्स को 3000 पर मंथ देने का वादा किया और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 पर मंथ। तो इतने सारे ग्रेजुएट्स जो कि बेरोजगार है, उतने सारे डिप्लोमा, मतलब कि हर वर्ग को इसने साधने की कोशिश की। महिलाओं को साथ लिया, जो कि गरीब है उनको साथ लिया, युवाओं को साथ लिया। और दूसरा है कि एक शक्ति योजना जिसमें कि गर्ल्स जो हैं उनको फ्री बस राइड मतलब कि देने का वादा था। तो गर्ल्स भी इसमें शामिल हो गई। एक तरह से इसने हर वर्ग को कैप्चर कर लिया इस 5 हाईलाइट करके। ऐसा भी नहीं कि बड़े बड़े वो सब लाने की ये करे, मतलब कि घोषणा पत्र के थ्रू, बस इसमें ही पूरा घोषणा पत्र इसका हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी था। मतलब तुम्हारे हिसाब से कि मेजर फैक्टर ये रहा कि उसकी कांग्रेस अपनी योजनाएं जो उन्होंने जनता तक अपने अच्छे तरह से पहुंचा दी, और कहीं ना कहीं जो बजरंगबली वाले मुद्दे पे लेके जो वोट जेडीएस को जाने वाला था, मुस्लिम वोट, वो कांग्रेस को मिला। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जो उन्होंने पद यात्रा की, उसका क्या, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, उसका भी असर आया है। बीजेपी की डिमेरिट पे भी बात करनी पड़ेगी कि बीजेपी क्यों हार गई, इतनी अभी लोकप्रिय पार्टी इस समय की, वो कैसे हार रही है? क्या इसको हम मान के चलें कि बीजेपी की जो नेशनल पॉलिटिक्स है, जो नॉर्थ में बेसिकली उसकी नेशनल पॉलिटिक्स अभी चलती है, वो साउथ में काम नहीं कर पा रही है, या ये फैक्टर हो सकता है कि मोदी की लोकप्रियता अब कम हो रही है? बीजेपी की क्या क्या वो बातें हो सकती हैं? तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम लोग बोलते हैं मोदी की लोकप्रियता ख़त्म हो रही है। मोदी अकेले दम पे कितना इलेक्शन जितवाएंगे, मतलब अभी कितना और सबसे बड़ी बात यह है ना कि जितना भी पड़ा वोट, आई थिंक मैं देख रहा था कि अगर बेंगलोर में अगर मोदी जी का रोड शो नहीं होता तो कम से कम 5-6 सीट तो और भी इनका कम आता। तो और भी जो अभी दिख रहे हैं ना कि कम से कम रेस में तो है, कम से कम अपोजिशन, जैसे कांग्रेस तो अब अपोजिशन अब भी नहीं है नेशनल लेवल पे, 10% सीटें भी कम है, कम से कम वहाँ ये 10% सीटें ज़्यादा हैं। तो ये अपोजिशन लीगली है, तो ये भी नहीं रहते, पहली बात। दूसरी बात ये कि तो मतलब इनका जो लोकल स्तर का नेता है उसमें, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि इसमें सिंपल बेसिक फंडा है, इसमें किसी का मेहनत नहीं है, गलती सिर्फ भाजपा का और किसी का मेहनत काम नहीं किया। कॉन्सेप्ट ये है कि जो लिंगायत वोट थे, अगर उसका देखो प्रतिशत, तो लिंगायत वोट आई थिंक 10 से 20% चला गया है कांग्रेस को। भाजपा जो पहले लिंगायत ही बेस था भाजपा का, ठीक है। और इंटरनल करप्शन बहुत ज़्यादा, अभी से नहीं, बोमे के सरकार में भी बहुत लोग बहुत पहले से कंप्लेन कर रहे थे कि भ्रष्टाचार हद से ज़्यादा है, तो वो भी एक पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये था ना कि इसमें जो अभी जो हारा है भाजपा, इसमें 2 ही लोग खुश हैं, जो 2 लोग को ज़्यादा खुश हैं। एक तो हो गए जो लेफ़्ट वाले हैं, दूसरा जो अल्ट्रा राइट है। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि जब प्रवीण नेटारू का हत्या हुआ था ना, जो पीएफआई वालों ने मारा था, वो आरएसएस के हैं, मतलब जो भी है उनका हुआ था। तो जब मारा था तो कोई भी जो भाजपा के नेता हैं वो उतना जो ऊपर लेवल जो सेंट्रल नेता है वो उन्होंने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया था, तो इस पर गुस्सा एक था अंदर ही अंदर। तो एक वो था। अच्छा, उसके बाद फिर जो कपिल मिश्रा है उसने दिया घर, तो एक तो वो था कि वो भी भाजपा का ही है। तो मतलब भाजपा के छोटे मोटे नेता जाके दिए, मगर मोदी एक होता है कि यार मोदी या अमित शाह, कम से कम अमित शाह तो करे ट्वीट, चलो वो भी नहीं किया। तो वहाँ के जो हिंदू समाज है ना, वो इस बात को लेकर के बहुत गुस्सा था, नाराज़ पहले से था कि वोट तुमको हम देते हैं और तुम करते क्या हो, तो तुम वही पासमानदा वाला वो जो अभी कार्ड खेल रहे। अच्छा, इससे 2 बातें हैं। अच्छा, अब मैं बोलूँगा कि कांग्रेस ने पहला बार इतना एफर्ट लगाया है किसी स्टेट इलेक्शन में। राहुल गांधी ने 17 और प्रियंका गांधी ने 19। खड़गे तो खैर वो तो ठीक है, कर्नाटक के ही है वो। तो वो उनका जो बेल्लोर वाला रीजन है, तो वो तो वहाँ पे, अच्छा वहाँ पे भी एक बार बहुत अच्छा वाकया हुआ था कि मोदी जी वहाँ पे जा रहे थे करने तो वो बोल रहे हैं कि वो मेरे ही आई थिंक सांसद में की और मेरे ही गृह जिले में मुझको मात देने जा रहे, ऐसा कुछ हुआ था। तो खैर वो तो जोक सभा कार्ड भी उन्होंने चल दिया। तो मैं ये बोल रहा था, तो मुद्दे की बात ये है कि अब ये देखते हैं कि एक आता है जय बजरंगबली दौड़ दे भ्रष्टाचार की लड़ी।
तो अब पहला बात है कि लोगों को लग रहा है कि मोदी को कांग्रेस ने हराया। अब मैं बताता हूँ ये क्यों हारा भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि ये जो है सो 1000 करोड़ देंगे देवस्थानम जो बोर्ड है उसको, ठीक है, फॉर जो वहाँ के मंदिर वगैरह है उनके उसके आसपास के लिए जो करना है डेवलपमेंट वर्क। उसके अलावा तुम्हारा ये था कि जो टेम्पल वाला एरिया है उसको और नवीनीकरण करने के लिए जो है सो देंगे। तीसरा ये था कि जो तुम्हारा टेम्पल का था उसको ऑटोनॉमी देंगे, मतलब सरकार से फ्री कर देंगे। तो भाई तुम ये आई थिंक 9 साल से सरकार सेंटर में और पता नहीं कितने राज्य में भाजपा की सरकार है, तुम कहीं नहीं दिए। तो तुम वहाँ पे अगले तुम इतना 5 साल थे तुम दे देते, तो तुम वेट क्यों कर रहे हो अगले बार जीतोगे तब देंगे। तो ये सब बातें क्या है कि मैं चूँकि राइट विंग वाले को फॉलो करता हूँ, लेफ्ट को करता हूँ, राइट को तो मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो मुझे आइडिया था कि ये बात एक अंदर में वो टीस रहती है लोगों की कि आ रहा है भाजपा भी वही कर रहा है। तो आनंद जी ने कहा था एक बात कि भाजपा इज़ अ न्यू कांग्रेस विथ काउ, ठीक है, कांग्रेस विथ काउ, तो वैसा ही था। अच्छा, तो इससे मेरे हिसाब से तो अच्छा हुआ कि हार गया कांग्रेस, मेरे हिसाब ये भाजपा। क्यों? इससे फ़ायदा क्या हुआ? अब तुम देखो कांग्रेस भी, अब मैं बता रहा हूँ, अभी भूपेश बघेल हैं मुख्यमंत्री यहाँ के छत्तीसगढ़ के, उन्होंने बोला है कि राम की प्रतिमाएं लगाएंगे, वो काम शुरू भी हो गया, रामायण फेस्टिवल इलेक्शन आने वाला है, तो सबरी कौशल्या सबका मंदिर, ठीक है। इसका जो असर है, इसका असर देखने को मिल रहा है। इस इलेक्शन के बाद से जो रिजल्ट आया उसके बाद से शिवराज सिंह चौहान पिछले 1 हफ्ते से अगर तुम देखो उनके एकदम से तेवर बदल गए हैं, एकदम मूड में आ गए कि कुछ भी अगर होता है, चाहे वो कोई भी छोटा सा लव जिहाद से रिलेटेड केस हो या एक स्कूल ने अगर किसी लड़की को हिजाब पहन के फ़ोटो लगा दी, हिंदू लड़की नहीं, मतलब हिंदू लड़कियाँ वो हिजाब पहन के दिखा दिया हो, उस स्कूल को बैन कर देना हो, क्या मतलब। और उस स्टेट में जैसा कि बीजेपी हम बात कर रही है अपनी मैनिफेस्टो में कि वो ऑटोनॉमी देंगे टेम्पल्स को, तो वो मध्य प्रदेश में इसको बोल रहे हैं कि नहीं, हाँ, कि हम पहले ही लागू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उसी का एक प्रभाव हो सकती है। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि पहला बात तो कि भाजपा को भी समझ में आ गया कि हमारा कोर वोटर बैंक हिंदू ही है, तो हम जो पसमानदा का जो तुम गेम खेल रहे हैं वो वायबल नहीं है। तो वो मेरे लिए अच्छी बात है कि कम से कम भाजपा को अकल आई। दूसरी बात मैं ये बोल दूँ कि सिर्फ भूपेश बघेल नहीं, कमलनाथ सरकार जो कि भाजपा सरकार में है भी नहीं, उन्होंने कहा है कि वो जब आएंगे सरकार में सुंदरकांड का पाठ कराएंगे, जबकि मेरे हिसाब से स्टेट को कोई ज़रूरत नहीं है कोई सुंदरकांड का। वी आर कैपेबल, हमारे मंदिर हम देख लेंगे, तुम बताओ। ये भाजपा के लिए मैं बोलता हूँ कि तुम्हें अच्छा मंदिर बनना, राम मंदिर, तो भाजपा का पैसा है क्या? वो हमने पैसा दिया, तुमने पैसा दिया, सब जनता ने पैसा दिया है। तो ये तीसरी बात मैं बता रहा हूँ, गहलोत सरकार, तो ये जो है सो बोले कि हर मंदिर पे धर्म ध्वजा फहराया जाएगा। तो अब हम ये बोलेंगे मंदिर के अलग से बजट भी कि कांग्रेस बीइंग भाजपा माइनस काउ, अब ये भी कह सकते हो। तो ये हमारे तो खुशी की बात है। दूसरी बात, इसके अलावा मैं ये बात ऐड कर दूँ कि तो ये सब बातों से छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस ने गाय को भी अपना लिया है, गोधन योजना, बहुत सारी योजना गाय से रिलेटेड भी है। वहीं पे हाँ, सिर्फ वो पहले से, अभी वो पहले से वो नहीं, लेकिन भूपेश बघेल ने उसको और अच्छे तरीके से मतलब लागू किया। मतलब मैं बोल रहा हूँ समझ में आ गया, कुछ चीज़ों पे भी फोकस सभी कर रहे हैं। भूपेश बघेल की सरकार में ये सब पहले से था। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये भूपेश बघेल ने सिर्फ इसके लिए अभी नहीं लागू नहीं किया, अभी तो उसने वो राम प्रतिमा वाला किया है। तो जितनी राम प्रतिमाएं बने अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात ये मैं बोल रहा था कि जो एक रेवरी कल्चर है, ये सिर्फ मैं ये नहीं बोलता कि भाई ये नहीं मैं बोलता कि भाजपा नहीं करता है। इसमें सब उतने ही बड़े दोषी हैं। अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है कि फ्रीबीज का जो वो होता है, ये एकदम से जो विस्फोट हुआ है ना, ये आम आदमी पार्टी लाई, इसमें कभी हाँ ये तो है ही। चुनाव जीत भी गई तो और इससे मतलब इससे लोगों को और वो मिलने लगा कि नहीं फ्री बांट दो तो हम जीत जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं नुकसान तो टैक्स पेयर को हो रहा है, इस पर बाद में बात करेंगे। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ऐसा बोल दिया गया, मगर तुम देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को आई थिंक 1000 या 1500 का कुछ पैसा उन्होंने देना चालू कर दिया। तो अब इससे घाटा ये है कि सारे राज्य भाजपा थोड़ा कम करता था, अब ये भी, क्योंकि भाई जब उसी से जीत रहे हैं तो कर लो ना। मैं भी बोलूँगा करो भाई, क्योंकि जब जीतना उसी से है तो भाई पावर में रहना सबसे ज़रूरी है, वरना उसके बिना कुछ होगा नहीं। इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने लिखा था कि एक्शन अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेडिंग हेट्रेड ओवर कास्ट एंड रिलीजन, ठीक है। तो ये कितने दोगले लोग हैं मैं बताता हूँ। अभी जो प्रवीण का हत्या हुआ था, अभी मैं बताया था, जो उसकी बीवी को जॉब दिया गया था, उसकी पत्नी को जॉब दिया गया था। तो जब जॉब दिया गया था तो आई थिंक टेम्प्रेरी जॉब था या कुछ ऐसा ही था, जॉब दिया गया था, स्टेट में था शायद, तो जो भी था, हाँ, तो उसको आते ही जॉब से निकाल दिया गया, जैसे सरकार है। हाँ,
फिर से बहाल कर दिया। तो अब तुम बताओ, प्रवीण को जो मारा वो क्या मतलब पीएफआई वालों ने मारा, तो वो नहीं है क्रिमिनल, तो तुम उसके लिए कोई तुम्हारे मन में संवेदना नहीं है, तो ये तो दिखाता ही है। तो ये है कि अगर तुम एक आध बार क्या बोलते हो कि अगर भेड़िया अगर शेर का साल पहन भी ले तो वो आज निकल एक्सपोज हो ही जाएगा, क्योंकि अभी राहुल गांधी ने भी वहाँ बोला है कि मुस्लिम लीग इज़ अ सेकुलर पार्टी, तो वो इनके जहन से जाएगा नहीं। ये एक आध इलेक्शन जीतने के लिए ऐसा कर लेंगे, एक आध बार करेंगे, बट इनसे लंबे टाइम तक हो नहीं पाएगा, ये पक्का ही है, ठीक है। तो ये बताओ, ये हटा दिया, फिर इतना बैकलेस आया, इनको वापस लेना पड़ा, तो ऐसा काम करते ही क्यों भाई? और भाजपा को तुम फ़ायदा दे रहे हो ना, और इससे क्या होता है कि तुम्हारा एक अच्छा, तो ये होगा कि जो ये दिखाते हैं कि हम जो दिखा, अच्छा इसमें ये था जो तुम्हारा DK शिव कुमार है वो बोले हैं जो कांग्रेस के, हाँ, उन्होंने कहा है कि हर ज़िले में एक हनुमान मंदिर बनाएंगे सरकार के पैसे से, तो हम लोग तो धनी हो गए। मतलब सरकार का इतना पैसा हो गया कि अब ये मंदिर बनाएंगे, जबकि हम मंदिर हमारा छोड़ दो, खुद बना लेंगे, खुद उससे 50 गुना पैसे आते हैं भाई। ये लोग 3 लाख करोड़ रुपये आई थिंक कुछ जाता है साल का, उतना पैसा ये हमसे ले करके देते किसको है? मौलवी लोग को देते हैं पेंशन, मदरसे बनवाते हैं, मदरसे भाई तुम छोड़ दो, तुमसे कोई एहसान नहीं चाहिए, अब तुम इसको बोलोगे तो ये तो खैर इनका है। तो इससे क्या है कि एक बार हार गया ना कांग्रेस, ये भाजपा, तो कांग्रेस एक बार जीता, तो अब भाजपा अगली बार किसी भी स्टेट में आएगी तो कम से कम टेम्पल फ्री करेगी। तो इससे जो अल्ट्रा राइट विंग है, जिनको मैं भी पसंद नहीं करता हूँ, मगर मैं उनको फॉलो करता हूँ, अल्ट्रा लेफ्ट अल्ट्रा राइट सबको, तो अल्ट्रा राइट वाले खुश हैं, बहुत खुश है, खुश नहीं है वो कांग्रेस से ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। तो एक फ़ायदा मुझे भी लगता है कि मे बी अब मंदिर छोड़ दे। तो ये मेरा है कि मैं आखिरी में ये जो इसका समरी है कि मोदी अपने वजह से हारे हैं, जो इनका एक इमेज बनते जा रहा था कि जो जनता ने इनको चुना है वो इनका ध्यान हट चुका था, ये अपना वोटर बेस एक्सपेंड करने के चक्कर में पड़ गए थे, जो उनका कोर वोटर बेस था वो भी चला गया। पॉइंट 2 ये था कि तुम सरकार में आते हो, 5 साल रहते हो, तुम पूरा नहीं करते तो बोलते हो, फिर तुम अगले साल तुमको वही पे वोट चाहिए। तो एक जनता एक बात पे, मतलब वो था ना कि किसी एक आदमी को तुम बार बार मूर्ख बना सकते हो, बट तुम हर आदमी को हर बार मूर्ख नहीं बना सकते हो। तो वैसा हो, तो इससे फ़ायदा ये हो, तो ये था फ़ायदा, इससे हमें ही है, जनता को ही फ़ायदा कि अल्टरनेट आते रहे। कुल मिला के ये है कि बीजेपी को अपने जो एजेंडा है पुराने, हाँ, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी से लेके अटल बिहारी वाजपेयी से लेके और अब तक, अब उनको श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाले वो एजेंडे सब याद आ रहे हैं। तो अच्छी बात है बीजेपी के सपोर्टर के लिए, राइट विंग के लोगों के लिए। और बीजेपी वालों को ये भी समझना चाहिए कि हर चुनाव आप मोदी की बदौलत नहीं जीत सकते। मतलब कि हाँ, लोकल इलेक्शन में लोकल मुद्दे भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब कि हर चुनाव, मतलब लोकल चुनाव को आप राष्ट्रीय बना करके आप मतलब कि नहीं नेशनल इशू ला करके नहीं जीत सकते, क्योंकि लोग अपने लोकल इशू होते हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी का उसकी वजह से कि हाँ हम तो बैठे हुए हैं, कोई लोकल नेता है, माना कोई विधायक है या पहले से सांसद है, वहाँ से लड़ रहा है, तो वो तो सोचता है, वो ग्राउंड लेवल पे मेहनत नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है हाँ मोदी आएगा और रोड शो करेगा, रैली करेगा और हम तो जीत ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी है कि लोकल नेता उसका गैर जिम्मेदार होता चला जा रहा है, लोगों के बीच जा नहीं रहा है, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कुछ कांग्रेस के ही रोड शो में सिद्धारमैया DK, भले ही दोनों में इंटरनली लड़ाई होती रहती है हमेशा, लेकिन कभी उसने लड़ाई को साबित नहीं होने दिया। रोड शो में दोनों साथ चलते थे, राहुल गांधी के साथ या फिर प्रियंका गांधी के साथ में, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में चलते थे। लेकिन मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी की रोड शो में ऐसा देखने को नहीं मिलता था। अगर उन लोगों को प्रमोट किया जाता लोकल नेताओं को, जैसे कि येदियुरप्पा या फिर ये बसवराज मुंबई को, तो हो सकता है कि नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग कुछ और इस मैं पे इसमें अगर ये कहना चाहूँ कि भाजपा का प्रॉब्लम ये सिर्फ कर्नाटका में नहीं है, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, जो मेरा गृह राज्य है। यहाँ पे सबके पास अपने अपने नेता है, JDU अपना नेता है, RJD अपना नेता है, जो भी है, बट वो अपना नेता रखा है। बट भाजपा, सुशील मोदी अब चले गए, अब उनका टाइम ओवर है। इन्होंने एक भी ऐसा लोकल नेता, जैसे मैं बोलता हूँ लोकल नेता ऐसा हो जैसे मोदी, वेल रेड आदमी, भले डिग्री ना हो लोग कहते हैं, मगर वेल रेड आदमी, योगी वेल रेड आदमी, उनके पास तो डिग्री भी है, वो तो आई थिंक मैथ्स में ग्रेजुएट हैं, ठीक है। तो वैसा आदमी जो लोकल, जो स्टेट लेवल का पॉलिटिक्स को समझे और जिसका जो विचारधारा है उस पर भी पकड़ अच्छा हो। ये नहीं कि एक होता है कि बस हम वोट ले आएंगे इस जात का उस जात का, वो तोड़ ताड़ के नहीं। एक होता है कि हमको जो आइडियोलॉजी है, जो कोर जो बिलीफ है भाजपा का, उस पर एक प्रकार, जैसे पकड़ तुम्हारा इस पर हेमंत विश्व शर्मा का, भले वो आए कांग्रेस से मगर वो दिल से भाजपा ही हैं और बिल्कुल अब बदल गए हैं। अब होता है पॉलिटिक्स के लिए, वैसा होता है जो भी है। तो वैसा कि फियर्स नेता कि हम बिल्कुल
कि अगर जैसे कि याद होगा जब यूपी में होता है इलेक्शन तो मोदी बैकफुट पे थे, योगी आगे थे और इसीलिए जीता है, वरना हार जाता। तो मोदी को सब चाहता है, ऐसा नहीं, अभी भी आई थिंक हाईएस्ट अप्रूवल वाले नेता है पूरे वर्ल्ड में। मगर एक लोकल नेता डेवलप करना ये भाजपा नहीं कर रही है, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का प्लान है, क्योंकि अगर ज़्यादा नेता डेवलप कर लेगा तो ज़्यादा क्या बोलोगे पावर की लड़ाई, क्योंकि अभी 3-4 नेता फेमस है। जैसे साउथ में एक तेलंगाना के अन्नामलाई, वो भी बहुत फेमस हो रहे हैं। आई थिंक उन पे एक अलग एपिसोड होगा, वो तो लीजेंड है, वो तो IPS भी थे। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये स्ट्रेटजी इनकी हो भी सकती है कि आगे जाके इनकी मुसीबतें ना बढ़े, और ये भी है कि ये इनकी इनएफिशिएंसी हो सकती है कि ये लोग दे आर नॉट एबल टू इनकलकेट सच लोकल लीडर। तो इस पर भी इनको ध्यान देना चाहिए, ये मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसी अब कुछ ऐड करना है इसमें? हम चाहते हैं कि इस शो का अंत कुछ एक, मतलब कि आप तो शायर हैं तो कुछ एक पॉलिटिकल शायरी कुछ हो जाए। आप आज चीफ गेस्ट आप हैं, आज ये मौका आपको मिलता है। एक शायरी है कि अब इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से आप जोड़े या ना जोड़े, आपकी मर्जी, कि राजा बोला रात है, बहुत लोग सुन भी चुके हैं फिर भी बता रहा हूँ। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सबने बोला रात है, यह सुबह सुबह की बात है। तो ऐसा मतलब कि एक ऊपर से ऑर्डर आता है और सब उसको फॉलो करने लगते हैं, तो फिर ये मतलब कि जब तक आप सबको मौका नहीं दोगे तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो संजोग की बात यह है कि अभी सही में रात है, तो राजा ने कहा रात है और सही में रात है। और इसी के साथ ये आप वीडियो सुबह देख सकते हैं, क्योंकि कल सुबह तक पहुंच जाएगा आपके पास। तो इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हिट द बेल आइकन। धन्यवाद।